वेलकम टू गुरु केंद्र। मैं सुमित आप लोगों के लिए जनरल साइंस के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसका आज पार्ट 1 है। ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आता ही आता है। आप इसको नोट्स बनाएं और अच्छे से याद रखें ताकि आपको पेपर में इससे सफलता मिले। यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे इसको हम क्वेश्चन के थ्रू तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही साथ जो ऑप्शन होंगे ऑप्शन को भी डीपली यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है। देखो, जड़त्व होता क्या है? जड़त्व पदार्थ का वह गुण जो अपनी अवस्था को बनाने के लिए विरोध करता है। यानी कि इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मान लो कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, चलना चाहती है तो वो चलते रहना चाहती है, और स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है। यानी अवस्था को बनाए रखने के लिए वस्तु जो भी करती है वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व निर्भर किस पर करता है? तो इसको नोट करके लिखिएगा। जड़त्व जो है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर। तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। यानी जड़त्व का माप क्या होगा? द्रव्यमान, क्योंकि जड़त्व निर्भर किस पे करेगा? द्रव्यमान पर। को अब यहीं से आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट पूछ ले तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है? केजी। वेग का ऐसा यूनिट पूछ ले तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड। और भार का पूछे तो भार का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। भार का क्या होगा ऐसा यूनिट? न्यूटन। त्वरण का पूछे तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1932 में, कब? 1932 में किसे मिला था? चैडविक को। यानी न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1932 में। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? तो प्रोटॉन की खोज याद रखना, प्रोटॉन की खोज हुई थी 1917 में। किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हो, रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी? तो प्रोटॉन की। और यहाँ पर एक और आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो करी थी वो करी थी 1897 में। किसने? जे थॉमसन ने। किसने करी? जे थॉमसन ने। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन था न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों किसी परमाणु के सूक्ष्मतम कण है, यानी मूल कण है। यानी आपसे पूछे कि परमाणु के मूल कण कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या बताना है आपको? न्यूट्रॉन। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शनों पे एक बार ध्यान देते हैं। यहाँ पे नील्स बोर की बात कर रहा है, तो हमने अभी सीखा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो केंद्र का यानी नाभिक का क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर लगाता है? केंद्र का और नाभिक का चक्कर लगाता है। तो ये सर्वप्रथम हमें किसने बताया? तो सर्वप्रथम किसने बताया? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्ष में नाभिक का क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, रोंटजन के बारे में पूछे तो रोंटजन का क्वेश्चन आता है कि एक्स रे यानी कि एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? तो एक्स किरणों की खोज किसने कर रखी है? तो रोंटजन ने। किसने की है? रोंटजन ने। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ट्यूब और टायर की सफाई, एक उपज संवर्धन, हृदय का एक रोग, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चाइना में सुइयों को दर्द निवारक के लिए उपचार विधि में लिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? एक्यूपंक्चर। कहाँ प्रयोग होता है इसका? चाइना में ज़्यादातर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर ने ही सर्वप्रथम टीके की खोज की। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर इन्होंने टीके की खोज की तो किस पर करी? तो दो चीज़ें जो आपसे पूछ सकता है। इन्होंने टीके की खोज करी थी किस पर? तो स्मॉल पॉक्स पर। किस पर? स्मॉल पॉक्स पर, यानी चेचक पर। और यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि स्मॉल पॉक्स में कौन सा वायरस होता है? तो इसको मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर दूँ। देखो, दो तरीके का पॉक्स होते हैं, एक स्मॉल पॉक्स और एक चिकन पॉक्स। एक स्मॉल पॉक्स होगा और एक कौन सा होगा? चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों वायरस से होते हैं। किससे होंगे? वायरस से। स्मॉल पॉक्स में होता है वेरीवेला वायरस। कौन सा होगा? वेरीवेला वायरस। और चिकन पॉक्स में होता है वेरीसेला। कौन सा होगा? वेरीसेला वायरस। तो वेरीवेला स्मॉल पॉक्स में और चिकन पॉक्स में कौन होगा? वेरीसेला वायरस। और दोनों के दोनों किससे होंगे? वायरस से। और एडवर्ड जेनर ने किस पे खोज करी थी? तो स्मॉल पॉक्स पे। इसको ध्यान रखना है। बाकी ऑप्शनों पे भी एक बार ध्यान देते हैं। बाकी ऑप्शन पे एक बार देखिएगा।
ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन पे देखिए एक बार, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम दिया है, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपसे पूछे पेंसिलिन की खोज किसने करी, तो पेंसिलिन की खोज करी थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसी तरीके से इंसुलिन की खोज किसने करी, तो इंसुलिन की खोज करी थी ग्रांड बेंटिंग ने। इन्होंने किसकी खोज करी, इंसुलिन की खोज, इसको भी ध्यान रखना है। बी ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, बी ऑप्शन जो है हमारा वो है लुई पाश्चर के बारे में। तो लुई पाश्चर से नाम से ही क्लियर हो रहा है, पाश्चर मतलब क्या, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की खोज किसने करी, लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने करी, तो लुई पाश्चर ने। रेबीज होता किससे है, तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। किसके काटने से होगा, कुत्ते के काटने से। अच्छा पूछो कुत्ते की लार में कौन सा वायरस आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, कुत्ते की लार में होता है रोबडो वायरस। कौन सा वायरस होता है, रोबडो वायरस। तो ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसको याद करें और पेपर में सफलता पाएं। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर उस ज़रूरतमंद के पास पहुंच सके जो सिविल एग्जाम की क्या करता है, तैयारी करता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पीले रंग का पूरक रंग होता कौन सा है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वह दो रंग जिनको मिलाने पर सफ़ेद रंग, श्वेत रंग प्राप्त हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पूरक रंग। यानी दो रंगों को मिलाने पर अगर श्वेत रंग प्राप्त होता है तो उसको क्या बोला जाता है, पूरक रंग। यहाँ पर पीले रंग का पूरक रंग आपसे पूछा जा रहा है, तो पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वो क्या होता है, नीला। और अगर लाल का पूरक पूछे तो लाल का पूरक रंग है कौन सा, हरा। एक बार डायग्राम से इसको अच्छे से समझते हैं। मान लो कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये पीक, ये जो पीक है, इस पीक पे तीन कलर होते हैं। कौन कौन से होंगे, रेड होगा, ब्लू होगा और ग्रीन होगा। रेड ब्लू ग्रीन जो कहाँ पर है, तो ट्रायंगल के पीक पर है, तो इनको बोलते हैं प्राथमिक रंग। कौन से रंग बोलेंगे, प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से होते हैं, तो रेड यानी लाल, ब्लू मतलब नीला और जी मतलब ग्रीन, यानी लाल, नीला और हरा आपके प्राथमिक रंग हो गए। अगर इनको मिलाया जाए, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेड और ब्लू को मिलाया जाए, रेड और ब्लू को मिलाने पर हमें कौन सा कलर मिलेगा, तो रेड और ब्लू को मिलाने पर हमें मिलता है मैजेंटा कलर। कौन सा मिलेगा, मैजेंटा। इसी तरीके से रेड और ग्रीन को मिलाया जाए तो रेड और ग्रीन को मिलाने पर हमें मिलेगा येलो, और ब्लू और ग्रीन को मिलाया जाए तो ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर पीकॉक ब्लू। क्या मिलेगा, पीकॉक ब्लू, जिसको सियान कलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मिलाने पर मैजेंटा, येलो, पीकॉक ब्लू जो प्राप्त हुए हैं, ये कौन से कलर में आएंगे, हमारे सेकेंडरी कलर में। सेकेंडरी कलर यानी द्वितीयक रंग हमसे पूछे, कौन सा कलर पूछे, द्वितीयक रंग यानी कलर पूछे, तो आपको बताना है मैजेंटा, येलो और सियान कलर यानी कि पीकॉक ब्लू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछ सकता है वो ये कि अगर हम यहाँ पर प्राथमिक रंगों को मिला दें, अगर हम प्राथमिक रंगों को मिला दें तो कौन सा कलर मिलेगा, तो प्राथमिक रंगों को मिलाने पर, किसको, प्राथमिक रंगों को मिलाने पर कौन सा कलर मिलता है, श्वेत रंग। और यहाँ पर श्वेत रंग जो है ये कई बार एग्जाम में घुमा कर पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश या श्वेत किरण किन रंगों से मिलकर बनता है। तो श्वेत प्रकाश जो है ये आपने सुना होगा बचपन में, विबग्योर। कौन सा, विबग्योर। विबग्योर यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 रंगों से मिलकर बनता है। ये आपको ध्यान रखना, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है, 7 रंगों से मिलकर बनता है। और ये हमें सर्वप्रथम किसने बताया था, न्यूटन ने। किसने, न्यूटन ने। इसको ध्यान रखिएगा। अब प्राथमिक रंगों को मिलाने पर भी कौन सा बनेगा, श्वेत, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों को मिलाने पर भी बनेगा। 7 रंग कौन से, जो इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं आपसे, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपसे सपोज पूछे कि टीवी में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा टीवी में हम प्राथमिक रंगों का प्रयोग करते हैं। कौन से रंगों का प्रयोग करेंगे, प्राथमिक रंगों का। कौन कौन से होते हैं, RBG यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया था कि किसके अंदर सबसे अधिक अवशोषित करने की क्षमता है, कौन से रंग में सबसे अधिक अवशोषित करने की क्षमता है, तो याद रखिएगा काला रंग जो है, कौन सा रंग, काला रंग सबसे अधिक क्या करता है, अवशोषित करता है। सबसे अधिक अवशोषित कौन सा करेगा, काला रंग। और काले रंग पे एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम लाल, याद रखिएगा, लाल पेपर पर, किस पर, लाल पेपर पर हरा रंग डालें तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा, तो हमें काला रंग, यानी कि वो पेपर कैसा दिखेगा, काले रंग का दिखेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार यानी वेट कहाँ होता है। ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। एक बार इसको डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, यहाँ होगा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, बीच में ये जो लाइन है
ये हो गया इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं केंद्र। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे इसको समझिएगा। अगर भूमध्य रेखा से मैं ध्रुवों की ओर जाऊँ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाऊँ, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भार जो है हमें कैसा महसूस होगा, तो बढ़ता हुआ महसूस होगा, यानी भार जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब भूमध्य रेखा से हम कहाँ जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे। ठीक है, केंद्र में अगर हम गए तो केंद्र में भार जो है वो कैसा हो जाएगा, शून्य, यानी कि भार महसूस नहीं होगा। ठीक है, यहीं से अगर पूछे आपसे कि मान लो हम ऊंचाई या गहराई में जा रहे हैं, तो ऊंचाई या गहराई में जाने पर भी भार हमें कैसा महसूस होगा, घटता हुआ महसूस होगा। ठीक है, कैसा महसूस होगा, घटता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो हमें तो पता लग गया कि भूमध्य रेखा से ज़्यादा होगा किस पर, ध्रुवों पर। लेकिन यहाँ तो दो ऑप्शन है, एक दक्षिणी ध्रुव है और एक उत्तरी ध्रुव है। इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए एक बार डायग्राम पे फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो डायग्राम है इस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ध्यान दीजिए। तो नॉर्थ पोल जो है वो थोड़ा सा क्या है, बेंड है, यानी थोड़ा सा दबा हुआ है, झुका हुआ है। अब नॉर्थ पोल थोड़ा सा झुका हुआ है, तो मैंने आपको बोला गहराई में जाने पर कैसा महसूस होगा, घटता हुआ। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पूछे कि किसमें ज़्यादा और किसमें कम भार महसूस होगा, तो नॉर्थ पोल में कम होगा, किसके अकॉर्डिंग, साउथ पोल के अकॉर्डिंग, यानी उत्तरी ध्रुव में भार हमें कम महसूस होगा, किसके मुकाबले, किसके मुकाबले, तो दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आंसर लगना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव पर हमें भार जो है कैसा महसूस होगा, अधिकतम महसूस होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो अलग से इस पर बन जाते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लो पृथ्वी को अगर हम तेज घुमा दें या पृथ्वी को धीमे घुमा दें तो क्या होगा, अगर पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है अगर तेज घूमेगी, याद रखिएगा ये तेज घूमती है, तो हमें जो भार है घटता हुआ महसूस होगा। कैसा महसूस होगा, घटता हुआ। तो इसका अपोजिट अगर पृथ्वी हम धीमी घुमाएंगे, कैसी घुमाएंगे, धीमी घूमती है पृथ्वी, तो भार कैसा महसूस होगा, बढ़ता हुआ। कैसा महसूस होगा, बढ़ता हुआ। तो तेज घूमेगी तो घटता हुआ, तो कितनी तेज घुमा दे, अब पृथ्वी को कितनी तेज घुमा दे कि हम फ्री हो जाए, तो 17 गुनी तेज, अभी जिस स्टेट में है उसमें 17 गुनी तेज कर दें तो हम कैसे हो जाएंगे, भारहीन। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे उम्मीद है क्लियर होगा आपको, और इसका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, उसको पूरा पूरा बताया जाएगा, सहयोग दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था। तो भारत का चंद्र मिशन, देखो अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए हमें। भारत का जो चंद्र मिशन था वो क्या था, चंद्रयान। क्या था, चंद्रयान। ठीक है, कब ये प्रक्षेपित किया गया था, यानी कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर, डेट पता होनी चाहिए आपको, 2008। कब प्रक्षेपित किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को ये प्रक्षेपित किया गया था। किससे किया गया था, तो PSLV से किया गया था। कौन सा नंबर, PSLV 15C11, PSLV 15C11 से ये प्रक्षेपित किया गया था। कब तक था एक्टिव, 2009 तक ये क्या था, सक्रिय था। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है, उस पर भी ध्यान दीजिए, विक्रम। वर्तमान में जो चंद्रयान 2 है उसके लैंडर का क्या नाम था, तो याद रखिएगा चंद्रयान द्वितीय यानी सेकंड के लैंडर का नाम आपसे पूछे तो वो उसका नाम आपको क्या बताना है, विक्रम। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बनता है, टंगस्टन से। और यहीं से पूछ सकता है विद्युत बल्ब की खोज किसने करी थी, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने। इसको भी ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्ब की खोज किसने करी थी, तो थॉमस एल्वा एडिसन, जिसमें फिलामेंट के तौर पे क्या प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन। क्या प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन। टंगस्टन के और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि किस धातु का गलनांक सबसे उच्च होता है, तो उच्च गलनांक वाला धातु क्या है, ये उच्च गलनांक वाला धातु। ठीक है, कितना गलनांक होता है ये, तो इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर एग्जैक्ट बताया जाए तो 3422 डिग्री सेल्सियस, इतनी डिग्री पर ये क्या होता है, मेल्ट होता है, गलता है। इसका गलनांक क्या है, बहुत हाई है, सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहीं से अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे अगर कि नाइक्रोम, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा हीटर की कॉइल में, किसकी,
हीटर की जो कॉइल होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। जिस तरीके से टंगस्टन उच्च गलनांक होता है वैसे ही नाइक्रोम जो है वो उच्च प्रतिरोधक होता है, यानी कि इसके प्रतिरोध की मात्रा जो है वो क्या होती है, हाई होती है, उच्च प्रतिरोधक होता है। किससे मिलकर बनता है नाइक्रोम, नाइक्रोम किससे मिलकर बनेगा, तो ध्यान रखिएगा नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम, यानी कि निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। निकेल जिसमें 80% होगा और क्रोमियम जो है वो कितने परसेंट होगा, 20%। तो आपसे पूछे नाइक्रोम क्या है, तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो किससे मिलकर बनता है, निकेल और क्रोमियम से। याद रहेगा सबको। अच्छा, यहाँ पर सबसे कम गलनांक अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, सबसे कम गलनांक अगर पूछे तो सबसे कम गलनांक आपको किसका बताना है, तो सबसे कम गलनांक बताना है आपको पारे का, मरकरी का। ठीक है, एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था, यानी ये द्रव्य धातु है। धातु जो किस में पाया जाएगा, द्रव्य के रूप में। किसमें, द्रव्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है, बताने हैं हमें। तो एलोट्रॉप्स, आइसोमर्स, आइसोबार्स और आइसोटॉप्स, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको समझते हैं। देखो ऑक्सीजन और ओजोन दोनों एक दूसरे के रूप हैं। देखो तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप, 2 या 2 से अधिक रूप उस तत्व का क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। यानी कि तत्व एक ही हो लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक रूप हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, उसके अपरूप कहलाएंगे। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या हैं, एक दूसरे के अपरूप है। क्या है, अपरूप है। तो अपरूप को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप्स। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन और ओजोन जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपरूप है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला कई बार आपसे पूछ लेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो होता है O2 और ओजोन जो है वो क्या होता है, O3। ठीक है, ओजोन का अगर मैं आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करूं पेपर में कैसे आता है इसका क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि जो ओजोन है वो हमें सूर्य की, किसकी, सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उससे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, पैराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करेगा, सुरक्षा करता है। ठीक है, यहीं से अगर मैं पूछूं कि जो ओजोन है इसका गंध पूछ लेगा तो इसकी गंध कैसी होती है, तो ओजोन की जो गंध होती है वो सड़ी मछली जैसी होती है। कैसी होगी, सड़ी मछली। ये भी कई बार पूछा गया है हमसे। अब पूछ लेगा कि पृथ्वी के किन परतों में ओजोन पाया जाता है, तो याद रखना पृथ्वी के जो समताप मंडल होते हैं, पृथ्वी के जो कौन से मंडल होंगे, समताप मंडल, उसमें क्या पाया जाता है, O3। यानी O3 कौन से मंडल में, कौन से वायुमंडल में पाया जाएगा अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है, समताप मंडल। अब O3 यानी ओजोन जो है वो हमारी सुरक्षा करता है किससे, यूवी रेज से। तो क्या कोई ऐसा भी कारक है जो ओजोन को क्या करता है, नष्ट करता है, तो ये भी पूछा जाएगा आपसे, तो इसको भी ध्यान रखना है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है हमारी ओजोन को क्या करता है, नुकसान करता है। ये नुकसान करने का कारक है, यानी ओजोन को सबसे अधिक नुकसान किससे होता है, तो CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसके कारण हमारी ओजोन की परत में क्या हो रहा है, छेद होता जा रहा है। पहला जो छेद डिस्कवर हुआ था यानी ओजोन में जो पहला होल जो डिस्कवर हुआ था वो 1970 में हुआ था। तो ये इससे जुड़े फैक्ट थे, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, यहीं से कई बार आपसे पूछ लेगा कि ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप बताइए। कार्बन का अपरूप क्या होता है, तो कार्बन का अपरूप हीरा और क्या होगा, ग्रेफाइट, और एक और ऑप्शन में आपको मिल जाएगा चारकोल। ये भी ध्यान रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, ये क्या है, कार्बन के अपरूप है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का, तो हीरे को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो हीरे को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो कार्बन प्राप्त होता है। ये भी आपका पूछ लेता है कि अगर हम हीरे को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, यानी निम्न में से कौन सा लाइकेन से मिलेगा। ठीक है, तो लाइकेन जो है ये होता क्या है, तो लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है। क्या है, सहजीवी है, जो किससे मिलकर बनेगा, तो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। यानी कि लाइकेन एक सहजीवी है जो किससे मिलकर बनता है, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। ठीक है, इसका प्रयोग वायु प्रदूषण, यानी कि वायु प्रदूषण जो होता है उसके सूचक के तौर पर किया जाता है। तो वायु प्रदूषण सूचक किसे कहा जाएगा, तो लाइकेन को। यानी कि जहां प्रदूषण अधिक होता है वहां पर ये न के बराबर यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। लाइकेन की एक प्रजाति होती है रोसेला, इसको ध्यान रखिएगा। रोसेला नामक लाइकेन से क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर। तो लाइकेन से
क्या बनाया जाएगा, लिटमस पेपर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर का प्रयोग हम अम्ल और क्षार का यानी बेस का पता लगाने के लिए, ठीक है। अब अम्ल कैसे पता लगाएंगे, तो याद रखिएगा अम्ल यानी जो एसिड है, एक तरह का क्या हो गया, तेजाब, और तेजाब यानी खतरा। खतरे को हम किस रंग से डिनोट करते हैं, रेड से। खतरे को किस रंग से डिनोट किया जाता है, रेड से। यानी जहां भी एसिड होगा तो लिटमस पेपर पे वो हर बार कौन सा रंग दिखाएगा, रेड। इसी तरीके से बेस यानी क्षार का पूछे तो क्षार जो है लिटमस पेपर पे कौन से रंग से डिनोट किया जाता है, नीले से। यानी कि जब जब बेस की बात होगी तो कौन सा रंग टिक करना है, नीला। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से, कौन से लाइकेन से, रोसेला नामक लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस पेपर। और एसिड के लिए क्या बनता है, रेड, और नीला यानी बेस के लिए क्या होगा, नीला, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कागज बनाया जाता है, तो कागज किससे बनाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पौधे के सेलुलोज से, पौधे के प्रोटीन से, पौधे के पुष्प से, और पौधे के रस से। तो कागज जो है पौधे के सेलुलोज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाएगा, पौधे के सेलुलोज से, ठीक है। सेलुलोज का क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो सेलुलोज एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। सेलुलोज से हम रेयोन की रस्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेयोन की रस्सी। क्या मिलाकर, तो HNO3। अगर सेलुलोज के साथ HNO3 मिला दिया जाए तो क्या तैयार होती है, रेयोन की रस्सी। HNO3 क्या है, तो HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यानी कि बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। अम्लराज भी किसके मिश्रण से बनता है, तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से। थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो अम्लराज और अम्लों का राजा, इसमें पजल रहते हैं सब, बिल्कुल पजल नहीं रहना है। अगर आपसे अम्लराज पूछे तो उसमें HCl और HNO3, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो इनका जो रेशियो होता है वो 3:1 में, यानी HCl 3 होगा, HNO3 1 होगा। HNO3 क्या होगा, 1 होगा, यानी 3:1 में होते हैं। तो क्या बनता है, अम्लराज। तो क्या बनता है, अम्लराज। और अगर अम्लों का राजा पूछ ले आपसे तो अम्लों का राजा होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरी वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का। बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, HNO3 का। पेट के अंदर जो होता है वो क्या होगा, HCl। और इनका जो अम्लराज हमने बनाया है ये धातु को गलाने के लिए क्या आता है, प्रयोग में लिया जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट में आप जरूर पूछे, आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। CAD, कैड, कैड किसका सूचक है, तो कैड की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन। तो कैड का प्रयोग मैं आपको बता दूं तो 2D और 3D फिगर डिजाइन को तैयार करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, कैड का। और डिजाइन अगर तैयार किया जाता है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का सूचक जो है वो क्या है, कैड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है, हृदय की धड़कन पहला ऑप्शन, दूसरा तंत्रिका आवेग में, मांसपेशियों के संकुचन में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, तंत्रिका आवेग में। देखो सोडियम पंप होता क्यों है हमारे शरीर में, जो तंत्रिका कोशिका होती हैं वो अपने आप को द्रवित अवस्था में, तंत्रिका कोशिका क्या करती है, अपने आप को द्रवित अवस्था में बनाने के लिए किसका प्रयोग करती है, सोडियम पंप का, ठीक है। यानी कि इसको कुछ ऐसे समझिएगा कि तंत्रिका कोशिका अपने आप को द्रवित अवस्था में बनाने के लिए 3 सोडियम बाहर की तरफ, 3 सोडियम आयन क्या करती है, बाहर की तरफ रिलीज करती है, निकालती है। और इसकी जगह 2 पोटेशियम अंदर की तरफ, 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो सोडियम पंप के कार्य में होता क्या है, 3 सोडियम आयन का बाहर जाना और 2 पोटेशियम का अंदर आना, जिससे तंत्रिका कोशिका अपने आप को किस में बना सके, द्रवित अवस्था में बना सके। यानी जो कोशिका कला होती है, जो कोशिका द्रव्य होता है वो द्रव्य अवस्था में कैसे बनता है, तो 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन के आदान प्रदान से। इसी को क्या कहते हैं, सोडियम पंप। तो क्लियर होगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, पक्षियों के अध्ययन से।
बाकी ऑप्शनों पे ध्यान देते हैं। मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी जो है इसको आप ऐसे ध्यान रखना, मेलेको में मा मतलब मोलास्का, मोलास्का जगत जीव जो होते हैं, यानी मोलास्का के जो जीव होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किसमें किया जाएगा, मेलेकोलॉजी का। इसी तरीके से यहाँ पे ली लिखा है, ली मतलब हो गया आपका तालाब, तालाब में ला आ रहा है, उससे रिलेट कर सकते हैं तालाब, ठीक है। और पोखर वगैरह में जो जीव रहते हैं उनके अध्ययन जो है वो किसमें किए जाएंगे, लिम्नोलॉजी में। लास्ट ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में आपके उभयचर आते हैं, कौन आते हैं, उभयचर, ठीक है। और सरीसर्प भी इसी में आप लिख सकते हैं, सरीसर्प और उभयचर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो किसमें आएंगे, आपके हर्पेटोलॉजी में। क्वेश्चन था पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे छोटे फूलों वाला पुष्पीय पौधा कौन सा है, यानी सबसे छोटे फूल वाला पौधा पूछ रहा है हमसे, तो ऑप्शन है लेमा, एलोजा, वोल्फिया और फाइकस। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, वोल्फिया। वोल्फिया एक ऐसा पौधा है जो जल में रहता है, यानी कि ये है जलीय पौधा, और साथ ही साथ क्या है, आवर्त बीजी, क्या है, आवर्त बीजी, ठीक है, जो दुनिया का सबसे छोटा फूलों वाला क्या है, पौधा है। अगर आपसे पूछ रहे यहीं पर सबसे बड़े फूल वाला बताइए, तो सबसे बड़े फूल वाला जो पौधा होता है या फिर सबसे बड़ा फूल पूछ ले आपसे, तो वो होता है रेफ्लेसिया, क्या होगा, रेफ्लेसिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी घास पूछी जाए तो सबसे बड़ी घास जो होती है वो होगी आपकी बांस की, किसकी होगी, बांस, बांस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी घास है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे, एक बार इनका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है, तो इसका आंसर जो था वो क्या था, द्रव्यमान, जिसका एसआई यूनिट क्या था, केजी। नेक्स्ट था न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, चैडविक को। कब दिया गया था, तो 1932 में इन्होंने खोज करी थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन था एक्यूपंक्चर क्या है, तो सुइयों के माध्यम से, कहां पर, चाइना में, सुइयों के माध्यम से जो उपचार विधि की जाती थी उसे क्या कहते थे, एक्यूपंक्चर। चौथा क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने, और सर्वप्रथम टीके की खोज भी किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने। पांचवा, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होगा, पीले रंग का पूरक रंग जो है वो कौन सा होगा, तो नीले रंग। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार होता है दक्षिणी ध्रुव में। भारत के चंद्र मिशन का क्या नाम दिया गया था, तो भारत के चंद्र मिशन का चंद्रयान प्रथम, जो कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। इस डेट को भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का। ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, एक दूसरे के एलोट्रोप्स है, अपरूप है। आगे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन के रोसेला, बताया था मैंने क्या, रोसेला से क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर जो आपको एसिड और बेस का पता लगाकर देता है। अगला क्वेश्चन, कागज बनाया जाता है, कागज किससे बनाया जाता है, पौधे के सेलुलोज से, इसको भी काफी अच्छे से सीखा था हमने। CAD, कैड, कैड किसका सूचक है, 2D और 3D डिजाइन बनाए जाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, इसका सूचक है कैड। सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है, सोडियम पंप का कार्य तंत्रिका आवेग में अपने आप को द्रवित अवस्था में बनाने के लिए सोडियम पंप का कार्य होता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, तो वोल्फिया, क्या है, वोल्फिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। वीडियो को पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।